नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रतापगढ़ का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो 9 89.6 एफएम। मैं हूं आरजे नेहा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर में। श्रोताओं, जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध बेसरन घाटी में 22 अप्रैल को 5 आतंकवादियों ने पर्यटकों पर घातक हमला कर दिया। इस हमले में कुल 26 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, जिसमें 25 निर्दोष पर्यटक और एक स्थानीय मुस्लिम नागरिक शामिल थे। आतंकवादियों ने विशेष रूप से हिंदू और ईसाई पर्यटकों को पहचान कर निशाना बनाया, जिससे पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। श्रोताओं, हम इन सभी घटनाओं पर गहराई से बात करेंगे और इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेष रूप से पधारे हैं सेवानिवृत्त कर्नल जयराज सिंह जी, जो अपनी सैन्य दृष्टि और अनुभव से हमें इन घटनाओं की पृष्ठभूमि, रणनीतिक पहलुओं और भारतीय पाकिस्तान के संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमें बहुत गर्व है कि आज आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, भारतीय सेना में आपको इस शानदार सफर की शुरुआत कैसे रही? मैं 1972 में जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में मेरी ट्रेनिंग प्रारंभ हुई जी। तब मैं महज 17 साल का युवा था और 3 साल की ट्रेनिंग हमारी राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी NDA में हुई और 1 साल मेरी ट्रेनिंग IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में हुई। 1976 में मैं बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के अंदर मेरी नियुक्ति हुई। जी। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में रहते हुए जो भी लड़ाइयाँ 1976 से लेकर के और 2000 तक हुई है, उन सब लड़ाइयों में मेरे को भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके अंदर मुख्यतः जो हमारी शांति सेना गई थी श्रीलंका के अंदर, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ऑपरेशन पवन, उसमें मेरे को भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ और साथ में सियाचिन के अंदर जो लड़ाई हुई थी उसमें मैं गया था और आखिर के अंदर जो कारगिल में लड़ाई हुई उसमें भी मैंने भाग लिया था। जी श्रीमान, अभी 22 अप्रैल को जो आतंकवादी घटना हुई है पहलगाम में, क्या आपकी दृष्टि से इस घटना को रोकना संभव था? क्या यह हमारे खुफिया तंत्र की कोई चूक दिखती है? देखिए, आतंकवादी को कहीं भी हमले करने की स्वतंत्रता है। जी। आतंकवादी कहां से हमला कब करेगा इसका पूर्व अनुमान लगाना असंभव है। हम कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके पूरा का पूरा इलाका जो आतंक से प्रभावित है उसको हम कवर करें, लेकिन यह संभव नहीं है कि हर कोने को हम कवर करें। जी। दूसरी बात यह है कि धीरे धीरे जब सामान्य स्थिति होती है तो दबाव होता है कि जो सुरक्षा सेना है उनका जो है यहाँ पर जमावड़ा कम किया जाए। इन दोनों परिस्थितियों के अंदर हो सकता है जहाँ पर सुरक्षा किसी जमाने में रहती होगी, अब धीरे धीरे उस सुरक्षा को कम किया गया ताकि टूरिज्म को बल मिल सके और इस प्रकार से यह कार्रवाई जो हुई है और यह होना एक तरीका हादसा है और इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं पर कोई चूक हुई है। जी, सेना इस प्रकार की घटनाओं के बाद तुरंत क्या रणनीति अपनाती है? सेना ऐसी घटनाओं के बाद में जहाँ जहाँ इनके मुमकिन वहां से भाग करके और छुपने के स्थान है, उन इलाकों के अंदर घेराबंदी करती है और घेराबंदी करके और उनको जो है पूरा घेर करके और उनको एनकाउंटर करके उनको खत्म करने का प्रयास करती है। जी, आतंकी घटनाओं से सैनिकों के मनोबल पर क्या असर पड़ता है? सैनिकों का मनोबल जो है वो इन सब चीजों के लिए ट्रेनिंग पा करके और अपने कार्यकाल कार्य प्रारंभ करते हैं। सैनिकों को हर परिस्थिति के अंदर कैसे क्या करना है उसकी ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग के अंदर ऐसे जो भी आते हैं मौके, उसके ऊपर किस प्रकार से प्रतिक्रिया होती है, उस सब की वो ट्रेनिंग होती है और इन हमलों से कोई भी मनोबल कम नहीं होता है, बल्कि एक होता है कि हम किसी प्रकार से इन आतंकियों को पकड़ें या उनको हताहत करें। जी बिल्कुल। सीमा पर तैनात सैनिकों के सामने इन परिस्थितियों में सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है?
सीमा के ऊपर जो है अपनी भारतीय सेना तैनात है। सीमा पे रहते हुए सबसे पहले यह कोशिश होती है कि कहीं से भी आतंकवादी अपने पाकिस्तान से इंडिया में प्रवेश न कर पाए। उसके लिए सब जगह पर हमारा तंत्र होता है। हम यकीन करते हैं कि कोई वहां पर प्रवेश न हो। अगर ये प्रवेश कर जाए तो उसके बाद में अलग अलग लेयर ऑफ डिफेंस होती है। आगे सेना है तो पीछे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, यानी कहीं न कहीं उसको पकड़ लिया जाए। उसके सिवाय जो जंगल इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, वहां पर सेना अपना जो है पूरा घेराव करके और यकीन करती है कि कहीं पर कोई वो छुपे हुए नहीं हो। और सबसे पहले कोशिश यही होती है कि कोई आतंकवादी नहीं घुसे। अगर कहीं पर कोई गतिविधि दिखती है तो उसको घेर करके और उसको खत्म करने का हमारा कार्य रहता है। जी बिल्कुल। श्रीमान, क्या पाकिस्तान की जमीन से संचालित आतंकी गुटों पर क्या पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहता है? अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो रहता है, लेकिन ये एक ऐसा मामला है, ये एक ऐसा आतंकवाद एक ऐसा धंधा बन चुका है कि इस धंधे के अंदर कुछ देश इन आतंकवादियों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। और ऐसे में उनको जो शे मिलती है वो शे की वजह से आतंकवाद पनपता रहता है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उन्होंने तो एक आतंकवाद को बकायदा एक तरह का धंधा बना लिया है और इसको इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया अफगानिस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान में शुरू में सोवियत यूनियन के खिलाफ इनको इस्तेमाल किया गया अमेरिका द्वारा। और जब अमेरिका खुद वहां पर आ गई तो उनको इस्तेमाल किया गया तालिबान के लिए। ऐसे करके आपने जो है मुशर्रफ की वार्ता सुनी होगी, वो कहते हैं कि ये एक तरह का बकायदा अच्छा खासा धंधा बन चुका है। और इसकी पूरी सरकारें जो भी हैं वो दबाव देती हैं ऊपर का, लेकिन इंटरनली उसमें मिलीभगत होती है। जी बिल्कुल। श्रीमान, क्या आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति में आपको क्या सुधार की आवश्यकता महसूस होती है? अभी तक जो भी हम कार्रवाई करते आए हैं, जो सीमावर्ती आतंकवादियों के जो लॉन्च पैड्स हैं, जहाँ से कि वो हरकतें करके अंदर घुसते हैं, हम उनको ही बर्बाद करने तक सीमित थे। और आतंकवाद के लिए कहाँ से ट्रेनिंग मिलती है, कहाँ से वो आते हैं और फिर कहाँ पर आगे उनको फिर प्रवेश होने के लिए योजना बनती है, ये पूरा का पूरा एक तंत्र है। तो सब तरह के कार्रवाई जो हमने करी है, यानी बालाकोट के अंदर हमने जो एयर स्ट्राइक करी है, फिर बाद में सर्जिकल स्ट्राइक पहले करी थी, इन सब के बाद में सोचा गया कि इस पूरे के पूरे तंत्र को ही चोट पहुंचानी होगी, तब जाकर के कोई न कोई फर्क पड़ेगा। और हमें गर्व है हमारी सेना के ऊपर कि उन्होंने इसको बिना इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किए यहाँ से हमने इन सब तंत्र के ऊपर बहुत अच्छा तरीके से आघात पहुंचाया है। जी बिल्कुल। श्रीमान, क्या भारत को ऐसे हमलों पर सिर्फ सैन्य जवाब देना चाहिए या कूटनीतिक स्तर पर भी कोई पहल जरूरी है? कूटनीतिक पर भी पहल जरूरी है। सैनिक अपना काम करते हैं, लेकिन कूटनीति अपना काम करती है। कूटनीति से भी दबाव जरूरी है और बड़ी अच्छी बात है। इस बार कूटनीति के ऊपर भी बहुत ही ये जो अपनी सिंधु जल वाली जो नीति है वो वाली, और भी तरीके से जो हमने अपने जो भी संबंध रहे हैं अभी तक उसको बंद करना, वाघा बॉर्डर के अंदर बंद करना, ये हमने बहुत ही शक्तिशाली कूटनीति का प्रयोग किया है। जी बिल्कुल। और क्या केवल सीमा पर ही कड़ी सुरक्षा काफी है या आंतरिक सुरक्षा तंत्र को भी मजबूत करना आवश्यक है? आंतरिक सुरक्षा की भी जरूरत है, बहुत जरूरी है। जी। मेरा यह मानना है कि जहाँ तक आतंकवाद है वो लोकल पॉपुलेशन की सपोर्ट से ही पनपता है। जी। जब तक लोकल सपोर्ट उसके खिलाफ नहीं होगा तब तक आतंकवाद जो है वो चलता ही जाएगा। आतंकवाद के लिए जरूरी है कि हम जो लोकल लोग हैं उनका हम विश्वास जीतें। मेरा तजुर्बा ये कहता है, मैं श्रीलंका में रहा, वहां पर जो है लोकल तमिल लोग थे, उनके साथ में मैं रहा, और मेरा यह मानना है व्यक्तिगत कि जब उनका सपोर्ट मिलता है तो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती थी
हमारे आतंकवादी LTTE के बारे में। जी ये तंत्र जब तक प्रभावी नहीं होगा तब तक सेनाओं को सफलता नहीं मिलती है। जी बिल्कुल। और इन हमलों से क्या सबक लिया जा सकता है, रणनीतिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी? ये हमले जो हमारे को ये बताते हैं कि जी हम जिसने हमला किया है उसको अगर हम मार भी दें, उसको पकड़ भी लें, सब कुछ कर दें, तो ये समस्या का समाधान नहीं होगा। क्यों कि अगर हम 4 को मारेंगे तो 10 और हैं जो इस प्रकार के ट्रेनिंग पा करके और वहां आ जाएंगे। अपन कितनों को मारेंगे? जी बिल्कुल। अपने को पूरा का पूरा तंत्र को खत्म करना पड़ेगा। जी हमारे को जिन लोगों ने आतंकवाद का एक धंधा बना रखा है उसको हमें रोकना पड़ेगा। अब आप जानते हैं 1971 के अंदर हमने जो है बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ विजय पाई। जी अब पाकिस्तान जानता है कि अब वो सामने की लड़ाई नहीं कर सकता। सामने की लड़ाई नहीं कर सकता तो सबसे अच्छा तरीका यह है आतंकवाद की लड़ाई लड़ो। आतंकवाद की लड़ाई में क्या है कि थोड़े से आदमी से हम पूरी की पूरी जो है सेना को एंगेज करके रख सकते हैं। इसलिए 1971 के बाद में धीरे धीरे जो भी समय खराब हुआ तो लोगों ने आतंकवाद के ऊपर पाकिस्तान ने अपना धंधा बना रखा है। जी बिल्कुल। श्रीमान, आपने अपने कार्यकाल में भारत पाक सीमा पर हालात जो देखे हैं, क्या कभी संवाद की गुंजाइश रही है उन मामलों में? आपकी जानकारी के लिए जी जहाँ पर भी हम बॉर्डर पे रहते हैं जी वहां पर हम अपने छोटे लेवल के ऊपर कोई भी अगर गलतफहमी होती है बॉर्डर पे तो जी फ्लैग मीटिंग होती है। जी फ्लैग मीटिंग के अंदर जिसको फ्लैग मीटिंग चाहिए बकायदा इशारा करते हैं और फिर डिसाइड होता है कि कहाँ फ्लैग मीटिंग हो गई है। दोनों तरफ के सेनाएं आती हैं, बैठती हैं और फ्लैग मीटिंग करती है, मसलों को हल करती है। जी मेरे करीब 3 टेन्योर रहे हैं कश्मीर में, कुपवाड़ा के अंदर, पुंछ में और इस कारगिल में। तो फ्लैग मीटिंग से क्या है कि जो सीमा की जो भी गलत फहमियां हैं उसको दूर करने का हमको अवसर प्राप्त होता है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान में स्थायी सत्ता या नीति का अभाव भारत पाक संबंधों की सबसे बड़ी बाधा है? सबसे बड़ी समस्या वहां पर आपने ठीक बताया, वहां पर अस्थिरता है। वहां पर जिस प्रकार से अपने यहाँ लोकतंत्र का शासन है, वहां पर लोकतंत्र दिखावे का है, असली सत्ता सेना के हाथ में है। जी और सेना जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से कठपुतली की तरह जो वहाँ जो भी है लोकतंत्र के नेता उनको अपने तरीके से इशारे पे चलाता है। जी यह एक दुर्भाग्य की बात है। बात हम करते हैं लोकतंत्र के नेताओं से जी और पीछे से प्रॉम्प्टिंग समझिए, पीछे से इशारा जो है उनका सेना के अफसरों का होता है। सेना के अंदर उनका जब तक ये लड़ाई चलेगी तब तक सेना का महत्व रहेगा। ऐसा करके वहां की सेना नहीं चाहती कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन हो। यह एक सबसे बड़ी दुविधा है। जी बिल्कुल। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का समाधान सिर्फ युद्ध से संभव है या बातचीत का भी रास्ता हो सकता है? बातचीत होनी चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि हमने बहुत बातचीत करी। हमारे तरह तरह के एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट है और भी हम तरह तरह के लाहौर एग्रीमेंट है, हमने सब किए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि एग्रीमेंट होने के बावजूद उन एग्रीमेंटों पर अमल नहीं होता है। जी बातचीत तब हो जबकि बातचीत का कोई असर हो। बिल्कुल। यानी अगर हमारे एग्रीमेंट होने के बाद में भी एग्रीमेंट का उल्लंघन किया जाए तो उस बातचीत का कोई महत्व नहीं है। जी शक्ति का प्रयोग जो इस बार किया गया है वही एकमात्र रास्ता है। शक्ति से ही जाकर के और दबाव महसूस पाकिस्तान कर सकता है। बातचीत से वह सुलझने वाला मुझे नहीं लगता। जी बिल्कुल। और शांति वार्ताओं में सेना की क्या भूमिका रह सकती है? शांति वार्ता तो एक सरकार का काम है। जी वार्ताएं जो होती हैं वो सरकार करती है और सरकार जो वार्ता करती है उसके बाद में सेना उस पर अमल करती है। हमारी सेना जो भी काम करती है वह सरकार के आदेश पे करती है।
जी बिल्कुल। और पाकिस्तान से वार्ता के विरोध और समर्थन दोनों पक्षों को आप किस प्रकार से देखते हैं? पाकिस्तान तो चाहता है कि हम वार्ता में आए और वार्ता में आने से फिर हमारे को उलझाने का उसका प्रयत्न होगा। फिर वही घिसे पिटे मुद्दे जो कि चले आ रहे हैं जब से हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उन्हीं मुद्दों पर उनका रटा रटाया जो है बिंदु होगा और वो चाहते हैं कि उस बिंदु पे पूरे के पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित हो। हमारे को कोशिश करनी है कि हमारा मुद्दा मात्र एक है, वो है आतंकवाद का खात्मा। जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो तब तक कोई वार्ता हो ही नहीं, ये मेरा मत है। जी बिल्कुल। और पिछली सरकारों की पाकिस्तानी नीति की तुलना वर्तमान नीति से करें तो आपको क्या अंतर दिखाई देता है? मुझे लगता है कि निर्णायक भूमिका में वर्तमान जो सरकार है उसने काफी ठोस कदम उठाए हैं और जिससे ठोस कदम उठाने से सेना का मनोबल भी उठता है और साथ में पूरे के पूरे अपने नागरिक हैं उनका भी मनोबल अच्छा होता है ये देख करके कि सरकार कोई निर्णायक भूमिका ले रही है। जी बिल्कुल। और क्या पाकिस्तान की आम जनता शांति चाहती है और सेना व आतंकी संगठन उनकी आवाज किस प्रकार से दबा रहे हैं? आम आदमी पाकिस्तान का भी शांति ही चाहता है, बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ का माहौल है, जिस प्रकार से वहाँ एक तरीके से ब्रेन वॉशिंग कर ली गई है लोगों की, हाँ। उस ब्रेन वॉशिंग में वो हर चीज के अंदर भारत को एक शत्रु मानते हैं। उस शत्रु मानने से उनकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो भारत के खिलाफ होती है। लेकिन आम आदमी अगर इस ब्रेन वॉशिंग से अलग नजरिए से अगर बातचीत करें उनसे तो उनका भी शांति का ही पक्ष आपके सामने आएगा। जी बिल्कुल। भारत को विश्व मंच पर पाकिस्तान के विरुद्ध कैसे और अधिक समर्थन जुटाना चाहिए? भारत को आतंकवाद भारत ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे देश आतंकवाद से पीड़ित हो चुके हैं। जो देश पहले जहाँ पर आतंकवाद की समस्या नहीं थी वो भी देश आज आतंकवाद के शिकार हो चुके हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो रशिया हो और चाहे वो अमेरिका हो, सब ने आतंकवाद को झेला है। इसलिए अब हमारा यह कहना कि इस आतंकवाद की जो फैक्ट्री है इसको खत्म किया जाए, अब हमारी बात में और दम है और हमारी बात को हमने हर फोरम के अंदर उठाया है और अभी इसके अंदर हमारे को बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जी बिल्कुल। श्रीमान, आपके सैन्य जीवन का ऐसा कोई अनुभव जिसे आप आज तक नहीं भूल पाए? जब श्रीलंका के अंदर पहली बार वहाँ गया था जी, तब हमारी जो टुकड़ी है जिसे कंपनी बोलते हैं जी, वह कंपनी दूसरी बटालियन की कंपनी को रिलीव करने के लिए अपने बटालियन के बेस से रवाना हुई जी। श्रीलंका में जाने से पहले हमने पूरी की पूरी हमारी कंपनी को ट्रेनिंग दी कि किस प्रकार से हमें वहां पर अपनी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है जी। हमने ये निर्णय किया कि बजाय हम रोड पर चलने के हम रोड के 200 मीटर दाहिने और बाएं फैलाव करके और चलेंगे और हमारी जो गाड़ियां हैं वो रोड के ऊपर पीछे पीछे आएगी। जब हम हमारे पोस्ट के नजदीक पहुंचे जी, वहां पर ये पहचानना मुश्किल है कि आतंकवादी कौन है और आम नागरिक कौन है जी। लेकिन इत्तेफाक से साइकिल के ऊपर 2 आतंकवादी एकदम हमारे रोड के ऊपर आए और घबरा करके और साइकिल को वहीं पर पटक के और भागने लग गए, जिससे यह साफ जाहिर हो गया कि वो आतंकवादी है जी। हमने तुरंत उनका पीछा किया। एक जो था वो कमजोर, वो थोड़ा धीरे भाग रहा था, एक तेज भाग करके निकल गया, दूसरे का पीछा किया। पीछा करते करते हमने उसको देखा कि वह कुछ हरकत कर रहा है। उससे पहले कि वो कुछ हरकत करता हमने उसको ऊपर वार किया और उसको खत्म किया। अगर हम थोड़ी भी देर कर देते तो वह अपनी लुंगी के अंदर छिपाया हुआ ग्रेनेड हमारे ऊपर फेंकता और साथ में उसके गले में साइनाइड था
वो उसको खा के खुद का आत्महत्या कर लेता। जी। हम उसके बॉडी को लेकर के और उस पोस्ट के ऊपर गए, बडाकाची पोस्ट था वो, और उस पोस्ट के ऊपर जाने से पहले हमने उसके शव को हमारे पोस्ट के पास में रखा और पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और हमने कहा कि हमारे आने से पहले सुबह जिस यूनिट को हमने रिलीव किया है, जिस कंपनी को हमने रिलीव किया है, उसके एक हवालदार को आपने LTTE ने उसे खत्म किया और अभी 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, हमने आपके LTTE के आतंकवादी को यहाँ पर खत्म कर दिया। बाद में पता पड़ा जिसको हमने खत्म किया वो विजयन नाम का बहुत ही खूंखार आतंकवादी था। जी, बिल्कुल। ऐसा करने से शुरू से ही हमारा वहां पर दबदबा बन गया और जब भी कोई हमारी मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ के अंदर हमारा पक्ष भारी रहा। यह बात तो प्रभावी है ताकत की। अब रही बात उनके साथ तालमेल की, हमने ऐसे सिद्धांत बनाए कि जब भी हम वहां पर कभी कोई चेकिंग करते हैं, चेकिंग के अंदर महिलाओं के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा और कोई भी आकर्षित चीज वहां पड़ी है उसको उठा करके और हमारे को चोरी या डकैती नहीं करनी है। जी। ये कार्य से हमारा इतना अच्छा तालमेल हो गया कि आपको आश्चर्य होगा, करीब 1.5 साल तक हम वहां रहे। जी। हमारा कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ और जब भी हम अपनी पोस्ट को छोड़ के निकलते थे तो हमारे को वहां के स्थानीय जो तमिल लोग हैं वो बताते थे कि आपको इस इलाके में नहीं जाना है। क्यों? कि वहां पर घात लगा के LTTE वाले बैठे हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर लोकल सपोर्ट है तो लोकल सपोर्ट के अंदर आतंकवाद नहीं पनप सकता और साथ में शक्ति भी होनी चाहिए और जो भी आतंकवादी है उसके ऊपर हमें प्रहार भी बहुत ही शक्ति के साथ में करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ऑपरेशन या युद्धकालीन स्थिति रही जहां आपने कुछ विशेष रूप से सीखा हो या कुछ महसूस किया हो? मेरा तो ये मानना रहा है कि हम कोई भी हमारे को चैलेंज हो, चाहे वह आतंकवाद का हो, चाहे वो सीमा के अंदर जो है चौकन्ना रहने का हो, उसके अंदर हम अपने जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए अपने जवानों के सहयोग से अगर हम पूरे तन्मयता से काम करें तो हम हर जो भी समस्या है उनका हल निकाल सकते हैं। हमारे को क्लियर अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसा कि हमारे को ऊपर से आदेश मिलता है उसी प्रकार से ऐसा हम करेंगे तो हमें हर जगह सफलता मिलेगी, चाहे वह आतंकवाद हो, चाहे वह सीमा के अंदर सुरक्षा हो। जी बिल्कुल। और सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बहुत प्रकार के जॉब्स हैं आजकल जहाँ पर कि युवा जा सकता है। जी। लेकिन जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं एक फौजी के जीवन में, उसकी तुलना में और कोई भी जॉब नौकरी नहीं होगी। जी। आप बताइए कि मैंने करीब 24 साल की अपनी सर्विस में रेगिस्तान, पहाड़ी इलाका, बर्फ, सियाचिन, जंगल इलाका ईस्ट के अंदर और श्रीलंका जैसे दुर्गम के अंदर जो है समुद्र पार जो मैंने सेवाएं दी है, यह किसी और नौकरी में संभव नहीं है। ये जो भी मेरे अनुभव रहे हैं, यह एक ऐसी चीज है जो आज भी मेरे को रोमांचित करती है। रोमांच वाला काम करना है, देश की सेवा करना है, तो सेना से बढ़ करके अच्छा कोई भी नौकरी नहीं हो सकती। आज की युवा पीढ़ी देशभक्ति के प्रति उतनी जागरूक है? देशभक्ति के लिए युवा जागरूक है, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं जहाँ भी देखता हूँ लोगों को जागरूकता लगती है, लेकिन उस जागरूकता के साथ में लक्ष्य यह करना कि हमें सेना के अंदर भर्ती होना है, उसके लिए हमने अपने आप को शारीरिक रूप से अपने आप को ट्रेन करना है। वह चीज की मैंने अपने इस इलाके में थोड़ी कमी पाई है। जी। मेरा यह मानना है कि जो दूसरे इलाके हैं जैसे झुंझुनू है, सीकर है, नागौर है, वहां पर जो भी है युवा,
वो क्या है कि सुबह सुबह जल्दी उठ करके दौड़ लगा करके अपने आप को इतना फिट करते हैं कि जहाँ भी ये सेना की भर्ती होती है उसमें वो अव्वल आते हैं। यहाँ पर न तो सैनिक बनने के लिए बैकग्राउंड किसी का है, न लोगों में इतनी जागरूकता है कि वह भी एक सैनिक का नौकरी पाने के लिए कुछ श्रम करें। श्रम करने से ही सफलता मिल सकती है। जी। आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं, 2019 में करीब 1 बीघा जमीन मैंने सरकार से प्रयत्न करके अपने इस प्रतापगढ़ में ये दीपेश्वर महादेव है उस इलाके में हमने अक्वायर करी है, सैनिक कल्याण कार्यालय व विश्राम गृह के लिए। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि 2019 से लेकर 2025 तक अभी तक कोई भी सरकार आगे बजट उसके लिए नहीं कर पाई। अगर इस प्रकार से सैनिक कल्याण कार्यालय व सैनिक कल्याण विश्राम गृह यहाँ बन जाता तो कम से कम एक ऐसा महकमा जो कि सेना से संबंधित है वो प्रतापगढ़ में होता। मेरा अभी भी जो मैंने इस बारे में प्रयत्न किया है, सब भूतपूर्व सैनिकों ने मिलकर के हेमंत मीना जी से मिले हैं और मेरा अभी भी भरोसा है कि अभी तो बजट में नहीं प्रावधान किया गया, लेकिन अगले बजट में या वो अपने खुद की जो विधायक की जो होती है मद उसमें से हमारे को ये पहल करनी पड़ेगी, तब जाके प्रतापगढ़ के अंदर कोई सैनिक से संबंधित संस्था जो है अपने प्रतापगढ़ में हो पाएगी। उसको देख करके अपने युवा प्रेरित होंगे और सेना में जाएंगे। मैं भी अपने स्तर पर काफी स्कूलों में काफी युवाओं में मिल करके मैं इनके लिए देता हूँ प्रेरणा। बहुत कम जो है इससे फौज में जाने के लिए हुए हैं प्रेरित। अभी मैंने सुना है कनाड़ के अंदर एक भर्ती हुआ है मेरी रेजिमेंट के अंदर। मुझे पक्का यकीन है एक जाएगा, उसको देख के और भी जाएंगे। अभी आज के दिन अपने प्रतापगढ़ में भूतपूर्व सैनिक की संख्या बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि लोग प्रेरित हों। एक बड़ा अच्छा ये काम है, अच्छी तनख्वाहें हैं, अच्छा भविष्य है। हमारे को सैनिक बनना के लिए पूरा का पूरा मैं युवाओं को मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि आप सैनिकों की नौकरी को चुनौती समझ करके उसमें आप अपने आप को भर्ती करवाएं। जी बिल्कुल। आपके अनुसार देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर नागरिकों की क्या भूमिका होनी चाहिए? मैं ये मानता हूं कि हर नागरिक को जागरूक रहना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो वो समझता है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, वो स्थानीय पुलिस में या स्थानीय फौज में जहाँ भी हो उसको वो सूचना देनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी सूचना से कोई बहुत बड़ी कोई प्लानिंग कहीं चल रही हो, उसका सुराग मिल सकता है। हर आदमी का सहयोग चाहिए। अब अपन कश्मीर की अगर बात करें तो आप ये देखेंगे कि कश्मीर के अंदर जो भी कार्रवाई हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन पहली बार आपने ये देखा होगा कि आम कश्मीरी जो है वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। क्यों उठा रहा है? क्यों कि वो जहाँ पर कि इतना अच्छा टूरिज्म चल रहा था, इस कार्रवाई के बाद में उस टूरिज्म के अंदर पूरे के पूरे उनको बड़ा धक्का लगा है। उनकी जो रोजी रोटी है उसमें बहुत फर्क पड़ गया है। यह अगर महसूस करेंगे आम आदमी वहाँ का कश्मीर का, तो मुझे पक्का यकीन है कि भविष्य में हमारी सेना को बहुत सहयोग प्राप्त होगा। लोकल सपोर्ट हमारा बढ़ेगा। लोकल सपोर्ट बढ़ेगा। लोकल सपोर्ट के बढ़ने से आप यकीन मानिए कि ये आतंकवाद जरूर खत्म होगा। मैंने पंजाब के आतंकवाद के अंदर भी मैंने हिस्सा लिया है। पंजाब का आतंकवाद का एक अनोखा जो है मतलब ये नतीजा है कि वहाँ का लोकल सपोर्ट कम होने से ही धीरे धीरे आतंकवाद पंजाब में खत्म हो पाया। उस माहौल के अंदर भी मैंने वहाँ सेवाएं दी थी। लोकल सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार को और भी परिश्रम करना चाहिए। जी बिल्कुल। और श्रीमान, इस कार्यक्रम के अंत में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेषकर ऐसे समय में जब देश आतंकवाद और सीमा पार के खतरों का सामना कर रहा है? मेरा ये मानना है सरकार सक्षम है। सरकार जो भी निर्णय लेती है वो सब पहलुओं को देख करके लेती है। जी। हम आम नागरिक सब पहलुओं को नहीं देख पाते हैं। जी। हमारा कोई भी ऐसा
वाक्य, कोई भी ऐसी बात हम करें सरकार के खिलाफ, उससे पहले हमको ये सोचना चाहिए कि सरकार ने अगर निर्णय लिया है तो जरूर उसके लिए कोई न कोई ठोस कोई बात रही होगी, तो सरकार ऐसा निर्णय लेती है। दूसरी बात, आपको इन 4-5 दिनों का जो भी संघर्ष हुआ है, उस संघर्ष से इतना तो यकीन हो गया होगा कि हमारी सेना पूरे विश्व के अंदर अव्वल है। इतने 5 दिनों में इतनी ज्यादा क्षति पहुंचाना पाकिस्तान के अंदर, ये दूसरी सेना का के द्वारा इतना संभव नहीं हो पाएगा। आज हमने जो भी हमारा उद्देश्य था, उस उद्देश्य को हमने पूर्ण किया है। हमने मजबूर किया है उनके जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को कि वह हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन से विनती करे कि अब आप इस संघर्ष का विराम कीजिए। तो हमने उस संघर्ष का विराम किया है, और संघर्ष का विराम करने से यह फायदा है कि हम जो कि हमारी बाकी जो एक राष्ट्र जो है अपनी इकोनॉमिक्स को बढ़ाता है, उसके अंदर अगर लड़ाई लंबी खिंचती है तो उसका नुकसान ही होता है। आप देख रहे हैं आज के दिन रशिया यूक्रेन की लड़ाई कितने साल हो गए, आज देख रहे हैं इजराइल हमास की लड़ाई कितने साल हो गए, और क्या किसने क्या पाया है। ऐसे में इतने कम समय में अपने उद्देश्य को जो पूर्ण किया है, जितना सटीकता से किया है हमारे देश की फौज ने, वह वाकई में एक गर्व की बात है। जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, मैं हूँ आरजे नेहा, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे हैं रिटायर्ड कर्नल श्रीमान जयराज सिंह जी साहब, जो कि हमें पहलगाम हमले की घटनाओं के संबंध में रणनीतिक दृष्टि से विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रदान कर रहे थे। श्रीमान ने अपना महत्वपूर्ण समय हमें प्रदान किया, इसके लिए मैं आरजे नेहा अपने समस्त टीम की ओर से इनका आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद सर।